नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम मिट्टी के नीचे मौजूद एक ऐसी अनदेखी दुनिया की सैर करने वाले हैं जो आधुनिक कृषि व्यवस्था को पूरी तरह से बदल रही है। हम बात कर रहे हैं जैव उर्वरकों की, जिन्हें अगर हम एग्रीकल्चर के माइक्रोस्कोपिक हीरोज कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आइए बिना किसी देरी के इस पूरे विज्ञान को बहुत ही आसान और दिलचस्प भाषा में समझते हैं। इस चर्चा के सफर को हमने 4 मुख्य पड़ावों में बांटा है। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय, फिर नाइट्रोजन फिक्स करने वाले कमाल के सूक्ष्म जीवों की बात, उसके बाद फास्फोरस से जुड़े हमारे हीरोज, और आखिर में जानेंगे कि असल में खेतों में बीजों पर इनका सही इस्तेमाल कैसे होता है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। पहला भाग, जैव उर्वरक, एक परिचय। आखिर कृषि विज्ञान में जब हम इस भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ये कोई फैक्ट्री में बने रासायनिक पाउडर या कृत्रिम खाद नहीं है। ये बिल्कुल जीवित सूक्ष्मजीव हैं। इन्हें आप छोटे छोटे प्राकृतिक कारखाने मान सकते हैं। इनका काम बड़ा सीधा सा है। या तो ये हवा से सीधे नाइट्रोजन खींचकर उसे मिट्टी में लॉक कर देते हैं, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, या फिर मिट्टी में मौजूद लेकिन जिद्दी अघुलनशील फास्फोरस को घोलकर पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध कराते हैं। है ना कमाल? और इनकी असली ताकत क्या है, वो इस नंबर से समझ आती है, 20 से 40%। जी हां, डेटा बताता है कि इन जैव उर्वरकों के सही इस्तेमाल से फसलों की पैदावार में स्वाभाविक रूप से 20 से 40% तक का जबरदस्त उछाल आ सकता है। और सबसे बढ़िया बात, ये सब बिना हानिकारक केमिकल फर्टिलाइजर्स के होता है। पर्यावरण के लिए ये सच में एक बहुत बड़ी जीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, नाइट्रोजन फिक्सिंग के हीरो। देखते हैं कि ये सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन के साथ क्या जादू करते हैं। हवा में मौजूद नाइट्रोजन को पौधे सीधे नहीं ले सकते, तो ये माइक्रोस्कोपिक हीरोज मुख्य रूप से 2 अलग-अलग तरीकों से काम आते हैं। पहला तरीका है सहजीवी या सिम्बायोटिक, यानी एक घनिष्ठ पार्टनरशिप। इसमें राइजोबियम जैसे सूक्ष्मजीव पौधों की जड़ों में घर बनाते हैं, गांठें बनाते हैं और एक दूसरे के फायदे के लिए काम करते हैं। दूसरा तरीका है असहजीवी या फ्री लिविंग। इसमें एज़ोटोबैक्टर और एज़ोस्पिरुलिन जैसे सूक्ष्मजीव किसी पौधे के मोहताज नहीं होते। वो बस मिट्टी या पानी में आजाद घूमते हैं और अपना नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते रहते हैं। अब ये स्लाइड मेरी पसंदीदा है। सहजीवी पौधों की जड़ों की गांठों के भीतर एक जादुई गुलाबी रंग का द्रव होता है, लेग हीमोग्लोबिन। इसे आप एक नन्हे बॉडीगार्ड की तरह समझ सकते हैं। असल में नाइट्रोजन फिक्स करने वाले जो एंजाइम हैं, उन्हें ऑक्सीजन से नुकसान पहुंच सकता है। तो ये लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को दूर रखता है ताकि एंजाइम अपना काम बेझिझक कर सकें। अब इस पार्टनरशिप के कुछ पक्के उसूल भी हैं। इस टेबल को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। हर बैक्टीरिया हर फसल के साथ काम नहीं करता। जैसे राइजोबियम जापोनिकम की पक्की दोस्ती सिर्फ सोयाबीन के साथ है, वैसे ही मेलिलोटी प्रजाति सिर्फ मेथी या रिजगा को चुनेगी। लेग्यूमिनोसेरम मूंग और मटर जैसी दालों के लिए बनी है, और ब्रेडीराइजोबियम मूंगफली की जड़ों में अपना धीमा लेकिन पक्का असर दिखाएगा। चलिए अब सूखे खेतों से निकलकर पानी से भरे धान के खेतों की ओर चलें। वहां क्या होता है? वहां जली फन, जिसे एजोला कहते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल एक जबरदस्त टीम बनाते हैं। एजोला की पत्तियों पर एनाबीना नाम का शैवाल रहता है, और ये दोनों मिलकर पानी और मिट्टी में सीधे प्राकृतिक नाइट्रोजन की भारी मात्रा पंप कर देते हैं। मतलब धान के खेतों में अकेले बीजीए 25 से 30 किलो और एजोला 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर तक नाइट्रोजन दे सकता है। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, फास्फोरस और अन्य सूक्ष्मजीव। देखिए, पौधों को सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, स्वास्थ्य विकास के लिए फास्फोरस भी चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि फास्फोरस मिट्टी में अक्सर ऐसे फंसा या लॉक होता है कि पौधे उसे ले ही नहीं पाते। यहीं पर हमारे अगले हीरोज की एंट्री होती है। फास्फोरस की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 2 तरह के सूक्ष्मजीव हैं। पहले हैं फास्फोरस घोलक यानी सोल्यूबिलाइजर्स। ये कुछ खास तरह के एसिड छोड़ते हैं जो फंसे हुए फास्फोरस को पूरी तरह पिघला देते हैं। और दूसरे हैं फास्फोरस चालक यानी मोबिलाइजर्स, जैसे वैम कवक। ये जड़ों के साथ मिलकर अपना एक बड़ा सा नेटवर्क बिछा लेते हैं और भौतिक रूप से दूर दूर से फास्फोरस और जिंक खींचकर पौधे की जड़ों तक ले आते हैं। अगर हम इन फास्फोरस घोलकों को बांटें तो इनमें गजब की जैविक विविधता देखने को मिलती है। इनमें बैक्टीरिया हैं यानी पीएसबी, जैसे बैसिलस मेगाथीरियम और स्यूडोमोनास। इनमें कवक यानी पीएसएफ भी हैं, जैसे एस्परजिलस अवामोरी। और तो और इसमें एक्टिनोमाइसिटीज और यीस्ट की प्रजातियां भी शामिल हैं।
मतलब मिट्टी के नीचे जिंदगी की एक पूरी अलग दुनिया चल रही है जो खनिजों को पौधों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे अहम व्यावहारिक पड़ाव पर, बीज उपचार और उपयोग। विज्ञान तो समझ लिया, लेकिन सवाल यह है कि किसान असल में इन बैक्टीरिया को अपनी फसलों तक पहुंचाएं कैसे? बीज उपचार करते समय एक रूल एकदम पक्का है, और वो है FIR का अनुक्रम। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक कारण है। सबसे पहले बीज पर F यानी फफूंदनाशी फंजीसाइड लगाया जाता है, फिर I यानी कीटनाशी इंसेक्टिसाइड, और सबसे आखिर में R यानी हमारा राइजोबियम कल्चर। यह क्रम इसलिए इतना जरूरी है ताकि पहले लगाए गए रासायनिक उपचार सबसे बाहरी परत पर मौजूद राइजोबियम के जीवित बैक्टीरिया को मार ना दें। और इस प्रोसेस के स्केल को जरा समझिए। 10 की घात 8, मतलब राइजोबियम कल्चर के सिर्फ 1 ग्राम में 10 करोड़ तक जीवित बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक 200 ग्राम का पैकेट 10 किलोग्राम बीजों को पूरी तरह से उपचारित करने के लिए काफी होता है। ये कम मात्रा में उच्च दक्षता का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसे एक छोटे से सवाल के साथ परखते हैं। कृषि परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है कि धान या चावल की फसल के लिए जो पानी से भरे खेतों में उगाई जाती है, सबसे उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा माना जाता है? सोचिए जरा। बिल्कुल सही जवाब है एजोला या ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जवाब दिखाता है कि कैसे कुछ खास फसलों और उनके सूक्ष्मजीव भागीदारों के बीच का जो रिश्ता है वो एकदम सटीक और विशेष होता है, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी। आज की इस गहरी और दिलचस्प चर्चा को खत्म करते हुए हमारे सामने एक बहुत बड़ा विचार उभर कर आता है। क्या भविष्य की हमारी पूरी खेती इन सूक्ष्म जीवों पर निर्भर हो सकती है? क्या हम उस दिन की उम्मीद कर सकते हैं जब हानिकारक रासायनिक उर्वरकों की जरूरत हमेशा के लिए खत्म हो जाए और खेती पूरी तरह प्राकृतिक बन जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन आने वाले कल की कृषि को एक नया आकार दे सकता है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।